अस्सलाम वालेकुम। चौथा और आखिरी पार्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स उसके साथ हाजिर हैं। हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये एक्सप्लोर करता है कि मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो क्या है, कुदरत के सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक। एक यहाँ पर मैं क्लैरिटी देना चाहूँ बच्चों के एलिमेंट्री और फंडामेंटल आपको दोनों अल्फाज किताबों में लेक्चर्स में सुनने को मिलेंगे। इन दोनों का मतलब एक ही है। ये ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जिनका अपने आप में कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता और ये सबसे बेसिक होते हैं। इनको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये रियल आप कह सकते हैं कि वर्ड में रियल मीनिंग में एटम मतलब कि इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है मैटर के वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं, लेकिन इसमें और भी कई क्लासिफिकेशंस आएंगी। पार्टिकल थ्योरी जो है ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है उसको फॉलो करती है और स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक हमारे पास कई क्लासेस हैं पार्टिकल्स की। सबसे पहली बेसिक क्लासेस जो है क्लासिफिकेशन जो है वो स्पिन की वजह से है। तो हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स। फर्मियॉन्स जो है ये एनरिको फर्मी के नाम पे रखा गया है और बोसॉन जो है ये सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। इनमें बेसिक फ़र्क जो है वो स्पिन का होता है। फर्मियॉन्स की स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर होती है, यानी कि 1/2 होगी, 1/3 होगी या 5/5 होगी, जबकि जो बोसॉन्स की स्पिन है ये इंटीजर फुल इंटीजर स्पिन होती है, जैसे कि 0 1 2। एक और इनमें बेसिक फ़र्क ये है कि फर्मियॉन्स जो हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जबकि बोसॉन्स ये नहीं करते। फर्मियॉन्स जो हैं ये मैटर को बनाने के काम आते हैं, ये मैस रखते हैं, जबकि बोसॉन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स को कैरी करने के काम आते हैं। अब आप को पता लग चुका होगा कि कौन कौन से पार्टिकल्स फर्मियॉन्स हो सकते हैं, कौन से बोसॉन्स हो सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, इवन क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये सारे के सारे फर्मियॉन्स हैं, जबकि फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, WAZ बोसॉन्स, इवन हिग्स बोसॉन सबसे बड़ा पार्टिकल जो है ये सारे के सारे बोसॉन्स हैं, ये सिर्फ फोर्स कैरी करते हैं। अब हम इनका पता कैसे चला? तो बेसिकली ये हाई एनर्जी कोलिजन में फॉर्म होते हैं। हाई एनर्जी कोलिजन क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है स्विट्ज़रलैंड में, जो कि 27 किलोमीटर सरकमफेरेंस वाली एक टनल है, जिसके अंदर हमारे पास दो बीम्स होंगे प्रोटॉन्स के। जब वो हाई एनर्जी कैरी करेंगे, हाई एनर्जी एक्वायर कर लेंगे, तो हम उनको आपस में कोलाइड करवाते हैं और जब वो कोलाइड करते हैं तो वो टूटते हैं और उनके अंदर नए पार्टिकल्स बनते हैं। तो वो जो नए पार्टिकल्स हैं वो हमें बहुत सारा पता बताते हैं कि प्रोटॉन्स या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस जो हैं वो किससे मिलके बने हैं। तो 100 के करीब नए पार्टिकल्स जो हैं हमने ऐसे डिस्कवर किए हैं और उनको हमने कुछ फैमिलीज़ में जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनके अंदर अरेंज किया है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत अनफेमिलियर होते हैं, उनको अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल्स या स्ट्रेंज पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो अब हम एक स्केच देखते हैं। इस स्केच के मुताबिक ये पार्टिकल्स जो मेन स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई किया गया। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर आप पहली क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास जैसे फोर्स कैरियर्स या बोसॉन्स और जो मैस रखने वाले पार्टिकल्स फर्मियॉन्स हैं उनको दरमियान में से स्प्लिट किया गया है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो पर्पल कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये फर्मियॉन्स हैं, जबकि हमारे पास रेड और येलो कलर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये बोसॉन्स हैं। अब फर्मियॉन्स में देखें, फर्मियॉन्स में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं और इनके 6 फ्लेवर्स हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। इनको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे अगले आने वाले टॉपिक्स में इसी लेक्चर के अंदर। जबकि लेप्टॉन्स जो हैं इनके अंदर सबसे मशहूर लेप्टॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा दो और लेप्टॉन्स म्यून और टाउ हैं और उसके बाद इन्हीं के न्यूट्रिनो भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास ढेर सारा फ़र्क है मैस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और म्यून के। इवन के इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ के मैसेस को अगर कंपेयर किया जाए किसके साथ, न्यूट्रिनोज के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रिनो जो है वो बेसिकली हल्के होते हैं। सबसे हैवी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो म्यून है। इसके अलावा जो सबसे हैवी हमारे पास क्वार्क है वो बेसिकली टॉप क्वार्क है। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें बोसॉन, जो बोसॉन जो हैं इनके अंदर हमारे पास
दो तरह के बोसॉन्स हैं, कुछ वेक्टर बोसॉन्स हैं, कुछ स्केलर बोसॉन्स हैं। ये पार्टिकल थ्योरी है, इसके अंदर वेक्टर और स्केलर का मतलब थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अब हमारे ये कोर्स के स्कोप की काफ़ी बाहर है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स है वो हिग्स बोसॉन है, और ये एक तरह से सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल है जो कि फोर्स कैरियर है। ये बेसिकली मैटर को उसका मैस देता है। इस बारे में भी मज़ीद बात करेंगे। तो ये स्केच आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप एक और चीज़ गौर करें, जो फोटोन जो है वो इनमें है, और फोटोन बोसॉन है बेसिकली। तो फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने के काम आता है। मज़ीद हमें आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं हम हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स पे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सेंसिटिविटी के लिहाज से हमने इन दोनों को फिर क्लासीफाई किया। देखें, पहली जो क्लासिफिकेशन थी जो कि फर्मियंस और बोसॉन्स में थी, वो थी स्पिन के लिहाज से और उनकी नेचर के लिहाज से कि एक पार्टिकल फोर्सेस बनाते हैं, दूसरे पार्टिकल्स मैस बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से पार्टिकल्स हैं जिन पर नॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है, कौन से के ऊपर नहीं लगती। तो हेड्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है, जबकि लेप्टॉन्स पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगती। इसीलिए हेड्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और लेप्टॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। अब हेड्रॉन्स के अंदर हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, बेरियंस और मीजॉन्स। जो बेरियंस हैं ये बेसिकली जस्ट 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेरियन है, बेसिकली ये हैवी हैं। और जो हमारे पास मीजॉन्स हैं ये एक क्वार्क और एंटी क्वार्क को मिलके बनेंगे। इनका मैस जो है वो प्रोटॉन से कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लेप्टॉन्स से ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हमें जो है देखने को बेरियंस मिलते हैं, मीजॉन्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज मीजॉन जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये इनमें भी हमारे पास कुछ मीजॉन्स हैं, जैसे कि पायोन्स या के मीजॉन्स जो हैं ये इंटरेक्शन इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, जबकि पी मीजॉन्स या म्यून्स जो हैं इनकी इंटरेक्शन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। और लेप्टॉन्स को देखें तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बिल्कुल भी फील नहीं करते। इनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बड़े लाइट होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से पार्टिकल हैं? तो इलेक्ट्रॉन है, उसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, उसका एंटी पार्टिकल, इसके अलावा म्यून फैमिली जो है, उसके अलावा टाउ फैमिली जो है, ठीक है। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनमें आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की फैमिली के और 2 म्यून की फैमिली के, 2 टाउ फैमिली के, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी हाफ स्पिन होती है। अगर आप की डिफरेंस देखें इलेक्ट्रॉन्स और हेड्रॉन्स के बीच में, तो आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करते हैं हेड्रॉन, और वो क्वार्क से बनते हैं और वो हैवियर होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, हल्के होते हैं और वो किसी भी और मज़ीद पार्टिकल से नहीं बने होते। मज़ीद क्लासिफिकेशन और आगे पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर क्वार्क्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, बिकॉज क्वार्क्स में ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हेड्रॉन्स के, जिनसे हेड्रॉन मिलकर बनते हैं। प्यारे बच्चों, क्वार्क्स को 1964 में मरिया जेरमान और जॉर्ज ज़्वाइग ने ये जर्मनी में डिस्कवर किया था। इनको 1969 में इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला। क्वार्क्स में ये ट्रूली फंडामेंटल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनके अंदर मज़ीद पार्टिकल्स नहीं बनते। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेटा, क्वार्क्स जो है ना, जब आप 2 क्वार्क्स को अलहदा करेंगे, ये अलहदा से एग्जिस्ट नहीं करते बाय द वे, ठीक है। अगर आप 2 क्वार्क्स को अलहदा करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोटॉन के अंदर से एक क्वार्क निकालूँ और उस क्वार्क को निकाल के इंडिविजुअली रख दूँ कि ये क्वार्क मेरे पास है, तो इस क्वार्क को जो मैंने अभी निकाला लेता, ऐसा पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज जैसे ही मैं 2 क्वार्क्स को अलहदा करने की कोशिश करूँगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ जाएगी और ये मज़ीद ज़ोर से एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक हार्ड स्प्रिंग हो, तो शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको मज़ीद एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो पहले से सख्त मालूम होगा। तो क्वार्क्स को अलहदा करना भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। और यहाँ पर एक और जादूगरी होती है, तो ऐसे कि जब आप 2 क्वार्क्स को अलहदा करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर बन जाए। तो आप तो अलहदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अलहदा हुआ नहीं, बल्कि एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर बन गया। बिकॉज यूजुअली जब आप फोर्स लगा रहे हैं क्वार्क और
दो क्वार्क्स को अलग करने के लिए, तो आप वर्क डन करेंगे। वो वर्क डन जो है वो मैस में मैनिफेस्ट होकर एक क्वार्क और एंटी क्वार्क की पेयर को बना लेता है। अब चूंकि क्वार्क अलग नहीं किया जा सकता, तो हम जो इसका चार्ज देखते हैं कि इसके ऊपर जो स्मॉल यानी कि फंडामेंटल जो ई चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज, उसकी फ्रैक्शन है। तो बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि जो एलिमेंट्री चार्ज है उसका वो इनडिविजिबल है, उसकी कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो फंडामेंटल चार्ज है, उसी पर बेस्ड होगा सारे चार्ज। तो यहाँ पर क्वार्क्स के ऊपर तो उसकी फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है। तो बच्चों उसका आंसर ये है कि क्वार्क्स आइसोलेटेड नहीं होते, क्वार्क्स जो प्रोटॉन के अंदर रहते हैं और ये मिल के प्रोटॉन का चार्ज बनाते हैं जो कि प्लस ई होता है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं और वो मिल के चार्ज बनाते हैं जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नीचे बता भी सकता हूँ, प्रोटॉन जो है दो अप और एक डाउन क्वार्क के साथ बनेगा। तो अगर आप इस दोनों के दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क के चार्ज को ऐड करें तो इसका आंसर +1 आएगा। जबकि जो न्यूट्रॉन है उसके दो एक अप और दो डाउन क्वार्क्स होते हैं, जब आप उनके चार्जेस को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसलिए न्यूट्रॉन हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ 0 बट द प्रोटॉन हैज़ द नेट चार्ज ऑफ +E। अब देखें यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हमारे पास क्वार्क्स के 6, अब इसको आपने काइंड नहीं कहना, ये 6 फ्लेवर्स हैं और ऑब्वियसली इनके 6 एंटी पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये 6 फ्लेवर्स कौन से बेटा? अप, डाउन, चार्म और स्ट्रेंज और टॉप और बॉटम। अब अगर आप इनमें से किसी एक को भी याद करें, दूसरा याद करना आसान है। अप और उसका उल्टा डाउन होता है, चार्म का उलट जो है वो स्ट्रेंज होता है और टॉप का उलट जो है वो बॉटम होता है। और इनके पहले जो लेटर है उन्हीं के ऊपर इनका सिंबल है। चार्ज को याद कर लीजिएगा, इनके मैस को याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इनमें से सवाल। सबसे हैवीएस्ट क्वार्क कौन सा है? वो टॉप क्वार्क है। और अगर इसका मैस देखा जाए तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में 1,75,000, जबकि सबसे हल्का जो क्वार्क है वो अप क्वार्क है। ठीक है, इसका मैस जस्ट 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर है। इन सब के एंटी पार्टिकल्स हैं। फ़र्क ये होगा कि जिस क्वार्क का एंटी पार्टिकल होगा उसके ऊपर उस क्वार्क का ऑपोजिट चार्ज मौजूद होता है। क्वार्क से और भी पार्टिकल बनते हैं, पाई मीजॉन और पाई, ये पाई प्लस मीजॉन है और पाई माइनस मीजॉन है, ये दोनों भी क्वार्क से बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने बेटा, क्वार्क्स जो हैं ये बेसिकली फर्मियॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी स्पिन जो है हाफ होती है, इनका फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ये इनका कलर चार्ज होता है, ये हमेशा कन्फाइन होते हैं, विच मीन्स कि ये हमेशा जो है वो बंद रहेंगे, इनको कभी आप अलहदा नहीं कर सकते। इनके 6 फ्लेवर हैं और 6 ही के हैं एंटी पार्टिकल्स। अब आते हैं हिग्स बोसॉन और स्टैंडर्ड मॉडल पे। तो हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो इस वजह से बिकॉज ये बेसिकली जो है वो मैस देता है सारे के सारे मैटर को। अब हिग्स बोसॉन के मतलब स्पेसिफिकली पढ़ते हैं बेटा, इसको LHC में यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि सर्न के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है, उनको 2012 में वहाँ पर डिस्कवर किया गया था। इसको पीटर हिग्स ने 1960 के अराउंड जो है वो प्रिडिक्ट किया था और तकरीबन 50 साल बाद ये डिस्कवर हुआ। पीटर हिग्स जो है वो इसकी डिस्कवरी पे ज़िंदा थे, उसके बाद भी ज़िंदा हैं और उनको फिर 2014 में इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और अगर आप देखा जाए तो इसका मैस बहुत ज़्यादा है, 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, विच मीन्स कि इट रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट। इसको डिस्कवर करने के लिए बड़ा मुश्किल काम है, हमें ये एक्सपेरिमेंट 2 साल तक चलाना पड़ा और बहुत ही हाई एनर्जी, काफ़ी बड़ी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी वाली बीम जो है वो इसको प्रोड्यूस कर पाई है। ये हिग्स फील्ड को बना, हिग्स फील्ड में रहता है। अब ये हिग्स फील्ड क्या है इस बारे में अभी बात करेंगे दोबारा। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस फील्ड के साथ एक तरह से इंटरेक्शन से अपना मैस प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि प्यारे बच्चों, अगर आप देखें कि हमारे पास एक भरा हुआ मजमा है, आप सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं उसमें, और एक स्टूडेंट आप में से कोई जो है उस मजमे में आता है, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा कान नहीं धरेंगे क्योंकि सब लोग स्टूडेंट्स ही हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन अगर जैसे प्रिंसिपल साहब इंटर हों उस मजमे में, तो सब लोग जो उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे, उनकी तरफ देखेंगे, उनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हिग्स फील्ड है, जो हिग्स बोसॉन है, वो एक फील्ड बनाता है और ये मुतय्यन करता है कि किस पार्टिकल को वो फील्ड कितना ज़्यादा इंटरेक्शन देगी। ठीक है,
जिस पार्टिकल का वजन जितना ज़्यादा होगा उसको वो फील्ड उतने ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देगी, अटेंशन देगी, इस वजह से उसका मैस भी ज़्यादा बनता है। और कुछ पार्टिकल जो कि हल्के होते हैं उनको वो फील्ड जो है वो ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा आप कह सकते हैं अटेंशन नहीं दे पाती, इस वजह से उसका मैस भी थोड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हिग्स फील्ड जो है इस इसके साथ इंटरेक्शन करने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो अपना मैस गेन करते हैं। ज़्यादा जोर की इंटरेक्शन ज़्यादा मैस, कम इंटरेक्शन तो है वो कम मैस। ठीक है, तो नीचे भी यही बात लिखा हुआ है। जैसे फोटॉन्स जो हैं उनका हिग्स फील्ड पर कोई असर नहीं होता, इसलिए उनका मैस भी नहीं है। जबकि W+, W- और Z बोसॉन्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्शन करते हैं, तो ये हैवी फील होते हैं। और कुछ पार्टिकल्स जैसे कि हिग्स बोसॉन खुद की बात कर रहे हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, तो ये रैपिडली दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब फोर्स कैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बोसॉन है फोर्स कैरियर होते हैं। इनमें देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, ग्रेविटी। इस बारे में हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टैंडर्ड मॉडल को देखा जाए तो बेटा स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो बेसिकली जितना भी मैटर है वो उसके अंदर जो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करता है, उनके बारे में बात करता है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें कि ये जो मैटर का सिर्फ 5% हिस्सा है, यानी कि यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है जिस पर हम इतनी तगोदो करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 6 क्वार्क, 6 इलेक्ट्रॉन, एक गेज बोसॉन और हिग्स बोसॉन के ऊपर ये मुनसिर है। स्टैंडर्ड मॉडल की सिग्निफिकेंस भी है और इसकी लिमिटेशन भी है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो दो बातें में बहुत अच्छी बताता है, जैसे कि मैस कैसे जनरेट होता है मैटर का। दूसरा ये में ये भी बताता है कि जो अर्ली यूनिवर्स है वो बिग बैंग के बाद कैसे बनी, कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी के अलावा बाकी सारे मैटर को बयान करेगा। दूसरा डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी जो कि 27% और 68% है, अननोन यूनिवर्स का, उसको ये बयान नहीं कर सकता। तो आप देखें कि इतनी तगदो के बाद इंसानों ने लाखों साल की स्टडी के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ 5% यूनिवर्स के हिस्से को समझ पाए हैं। 95% यूनिवर्स अभी भी हमारे लिए अननोन है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में कौन कौन सी कंजर्वेशन लॉज होती हैं इस बारे में बात करते हैं। तो बेटा जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन लॉज हैं, सबसे पहले तो एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम पहले से बयान करते आए हैं और ये बहुत ही बेसिक लॉज हैं। इनको आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, तो इनके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे। दूसरे और तीसरे नंबर वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बेरियन नंबर। अब बेरियन नंबर क्या होता है? तो बेरियन नंबर, प्यारे बच्चों, हम जो है ना वो एक बेरियन को एक नंबर असाइन करते हैं। जैसे कि प्रोटॉन का +1 होगा, न्यूट्रॉन का +1 होगा। इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनका -1 होगा, जैसे एंटी प्रोटॉन -1, एंटी न्यूट्रॉन -1। किसी भी रिएक्शन के नतीजे में बेरियन नंबर को कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा है लेप्टॉन नंबर, वो भी यही बताता है कि टोटल लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व होना चाहिए। इसी तरह लेप्टॉन जो हैं पार्टिकल को +1 और एंटी इलेक्ट्रॉन को -1 दिया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये बताऊँ कि बेरियन नंबर जो है इसकी कंजर्वेशन के मुतालिक हमारे पास इबहाम है। इबहाम ऐसे है कि जब शुरू में यूनिवर्स बनी, इसकी सिग्निफिकेंस आपको बताना चाहता हूँ। तो जब शुरू शुरू में यूनिवर्स बनी तो उसमें बेरियन नंबर कंजर्व था। जितना आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स थे उतनी एंटी पार्टिकल्स थे। उसके बाद कुछ ना कुछ बेरियंस की तादाद बढ़ी। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 खरब बेरियन में एक बेरियन ज़्यादा हो गया, यानी कि होना क्या चाहिए 1 खरब बेरियन और 1 ही खरब एंटी बेरियन, एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन एक बेरियन ज़्यादा था। उसके नतीजे में फिर तीसरे फेज में क्या हुआ कि मैटर और एंटी मैटर यानी कि बेरियन और एंटी बेरियन ने आपस में इंटरेक्शन किया और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुए। और जो एक बेरियन जो रह गया था उस उन्हीं से अब सारी यूनिवर्स बनी हुई। मैं मिसाल के तौर पर एक बेरियन कह रहा हूँ, एक्चुअली में ये स्केल इसको लार्ज कर लें तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि हमारे पास आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी जो सारी की सारी बनी है वो बेरियन और एंटी बेरियन की इंटरेक्शन से बनी है, और इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्री। ये सिमेट्री का ब्रेक डाउन है। अगर आप अक्सर देखें पार्टिकल थ्योरी में लिखा होगा कि इनका सिमेट्री जो है वो क्यों होती है, तो वो ऐसे होती है। अगली आने वाली स्लाइड में भी आप इसको डिस्कस करेंगे। अब मैटर, एंटी मैटर और एसिमेट्री के बारे में फिर बात आ गई, वही जो मैं भी बात बता रहा था। अब देखें कि यही तो हमारे पास मिस्ट्री है कि
हमारे पास मैटर और एंटी मैटर जो थे वो इकट्ठे बराबर तादाद में बनाए गए थे बिग बैंग के नतीजे में। लेकिन अब हमारी यूनिवर्स जो है एवोल्यूशन के बाद सारी की सारी मैटर से ही बनी है, एंटी मैटर में नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि तीसरे फेज़ में मैटर एंटी मैटर आपस में इंटरेक्शन करके एनाइलेट हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर भी मैटर का कुछ ऐसा बच गया जो कि दूसरे फेज़ में एक्स्ट्रा जो बेरियम बने थे उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए, हमें नहीं पता। अब अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कंपोजिशन को देखें, 5% सादा मैटर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल, जबकि 27% डार्क मैटर है। हमने इसको कभी डिटेक्ट नहीं किया, इसके सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को हमने देखा है। अगर हमें किसी गैलेक्सी को देखें रिवॉल्व करते हुए तो हमें समझ आ जाती है कि ये गैलेक्सी जो है रिवॉल्व क्यों कर रही है, इसके पास कितना मैस होना चाहिए। हम देखते हैं कि इसके पास जो मैस है, जो होना चाहिए, वो हमारे जो ऑब्जर्वेबल लाइट है या एनर्जी जो उससे हमें मिल रही है उसके साथ मेल नहीं खाता, विच मीन्स के देयर इज़ अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट गैलेक्सी विच इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल। इसीलिए चूंकि वो ऑब्जर्वेबल नहीं है तो इसको हमने डार्क का नाम दिया। इसी तरह एक और चीज़ डार्क एनर्जी, जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के काम होती है। बेटा आपने हबल्स लॉ अगर सुना हो तो हबल्स लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। अब उस एक्सपैंड करने के लिए जो फोर्स दरकार है वो कहाँ से आ रही है, वो वर्क कौन कर रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नाम दिया डार्क एनर्जी का। अब आप कंपोजिशन देखें, 68% जो ऑब्जर्वेबल है, देखें ये भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो कि हम देख सकते हैं। हमारे लिए बहुत सारी यूनिवर्स का हिस्सा ऐसा है जो कि हमसे इतना दूर है कि हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कंपोजिशन है, उसमें भी हमें सिर्फ 5% चीज़ों का पता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अभी भी नहीं पता, और यही अमेज़ करती हैं फिजिसिस्ट को, यही अमेजमेंट बनाती हैं फिज़िक्स में। अब और बातें कि 5% मैटर में क्या है प्यारे बच्चों, 71% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, बिकॉज ये दो सबसे सादा तरह के एटम्स हैं। तो सबसे पहले जब कोई स्टार बनाएगा एटम्स, यहीं से शुरू करेगा। हाँ, हमें एंटी हाइड्रोजन एंटी हीलियम नहीं मिलती। और दूसरा ये जो गैसेज हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये भी 95% जो हैं वो प्लाज्मा की स्टेट में है। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं कि ऐसी गैस जो कि एनर्जी रखती है अपने आयंस में बट जाए, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में बट जाए, उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब यहाँ पर आपके राइट साइड पे बेरियम नंबर और वायलेशन ऑफ एंटीसिमेट्री के बारे में बात हो रही है। तो पहले बच्चों यही बात जो मैंने आपको पहले बताई वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेरियम नंबर जो था वो अर्ली यूनिवर्स में कंजर्व था, लेकिन बाद में इसकी वायलेशन स्टार्ट हुई। बेरियम्स और एंटी बेरियम्स की तादाद में एक अनबैलेंस क्रिएट हुआ। पहले सिमेट्री थी, अब इसको वायलेट किया गया। इसी वजह से हमारे पास आज मैटर ज़्यादा है और एंटी मैटर थोड़ा है। सबसे नीचे प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया गया कि प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट है मैटर की, ये आयनाइज गैस होती है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पर मुश्तमिल होती है। 95% हमारे पास जो मैटर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है, जो बाकी 5% है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की सूरत में है। हमारी जो यूनिवर्स है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। मैं अभी आपको फिर बता सकता हूँ कि हम सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 5% हिस्से को कैरेक्टराइज कर पाएँ, बाकी में नहीं पता, और जो ऑब्जर्वेबल नहीं है उसका तो मैं बिल्कुल भी नहीं पता। अब थ्योरी जो है पार्टिकल्स की इंटरेक्शन के बारे में दोबारा बात करते हैं। बेटा पार्टिकल की इंटरेक्शन आपने देखा कि पार्टिकल की इंटरेक्शन से फोर्स बनती है, ये क्या चक्कर है? तो मैं आपको एक सीधी 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 एनालॉजी बताना चाहूँगा। समझे कि एक बंदा, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा वजन है, थैला है पकड़ा हुआ, और वो कश्ती पर सवार है और वो किनारे पे पहुंचा, और उसका दोस्त किनारे के ऊपर खड़ा है, और उसका दोस्त उसे कहता है कि ये थैला पहले मेरी तरफ फेंक दो, उसके बाद आप इस पर उतर। अब जब वो थैला फेंकेगा जोर से, तो आपके ख्याल में उसको एक फोर्स नहीं फील होगी जो कि कश्ती पीछे को एक दफ़ा खिसकेगी उसी फोर्स से, क्योंकि वो थैला भारी है। तो वो थैला जब एक्सचेंज हुआ, जिस बंदे ने फेंका उसको पीछे को फोर्स फील हुई, जिस बंदे ने उसको कैच किया उसको भी एक तरह से जोर लगा पीछे को। तो अब देखें कि दोनों ने एक्सचेंज मैच किया, लेकिन इस मैच के एक्सचेंज में उन पर फोर्स लगी। अब रियलिटी में ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल एक्सचेंज हुआ, नहीं, मैं सिर्फ एनालॉजी समझा रहा हूँ बच्चों कि जब दो पार्टिकल्स आपस में पार्टिकल मीडिएटर को एक्सचेंज करते हैं तब भी वो फोर्स फील करते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास पार्टिकल की इंटरेक्शन होती है। अब देखिए ये इंटरेक्शन कैसे होती है, कैसे बनती है, तो इसमें हमारा सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी जो बहुत खूबसूरत है इस लिहाज से कि ये बहुत सारी हमें ऐसी बातें बताती है, या आप कह सकते हैं ऐसा मैकेनिज्म बताती है जिसमें तकरीबन सारी की सारी, आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है, जो ऑब्वियसली 5% हम जानते हैं, उसको अच्छे से
बता सकती है। अब क्यूएफटी है किस मुतल्लिक? तो प्यारे बच्चों, क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो बेसिकली करंट फ्रेमवर्क है कि एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट कैसे करते हैं और उनकी इंटरेक्शन कैसे एग्जिस्ट करती है। इसका जो मेन कोर आइडिया है वो ये है कि यूनिवर्स सारी की सारी फील्ड से मिलकर बनी है। जैसे कि आप समझें कि एक तालाब है, उसके अंदर पानी है। अब उस तालाब में एक जगह हल्का सा रिपल प्रोड्यूस हुआ। इस तरह अगर फील्ड पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर हल्का सा रिपल प्रोड्यूस हुआ तो वो एक पार्टिकल है। ठीक है। अब हमारे पास कई तरह के पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, क्वार्क हैं, तो ये कैसे बनते होंगे? प्यारे बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनते होंगे, जो क्वार्क है वो क्वार्क की फील्ड होगी। जैसे अभी आपको बताया कि हिग्स बोसॉन कैसे एग्जिस्ट करता होगा, हिग्स फील्ड से एग्जिस्ट करता होगा। तो ये सब बातें मीडिएशन और ये सब बातें क्वांटम फील्ड थ्योरी में आती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बेसिकली रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में जोड़ती है। लेकिन ये बहुत अच्छा, ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन ज़रूर करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से है, वीक फोर्स कहाँ से है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ से है, और पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करती है कि क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, गेज बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन कहाँ से है। लेकिन ये एक चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी को एक्सप्लेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी है, वरना ये एक कंप्लीट थ्योरी है और बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है। अब एक और थ्योरी भी है इसके थोड़ा सा एडवांस, स्ट्रिंग थ्योरी। ये स्पेकुलेट करती है कि पॉइंट लाइक पार्टिकल्स की बजाय बेसिकली यूनिवर्स जो है उसके अंदर एक वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है डिफरेंट अंदाज से। ये क्लोज लूप हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। इनकी वाइब्रेशन के पैटर्न जो हैं वो बताते हैं कि ये पार्टिकल के ऊपर कौन सा मैस है, कौन से चार्ज है, कौन इस पर कौन सी फोर्स लगती है। जैसे कि एक ही स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर सकती है। आपको याद होगा कि हमने स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा जो कि स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं। तो इनके मोड से मुराद है एक लूप वाली, दो लूप वाली, तीन लूप वाली। इसी पे बेस्ड है कि भी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, क्वार्क कौन सा होगा, या फिर कोई और बोसॉन कौन सा होगा। लेकिन याद रहे कि ये 10 या 11 डायमेंशन पे बेस्ड है। हमारा ऑब्जर्वेबल जो स्पेस टाइम है 4 डायमेंशन है, जिसमें 3 XYZ डायमेंशन और एक टाइम है। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है ये इमेजिन करती है कि 10 या 11 डायमेंशन होनी ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये इसमें बड़ी डिफरेंट बात है। अच्छा, दूसरा क्वांटम फील्ड थ्योरी से थोड़ी सी ये एडवांस इसलिए भी है कि ये ग्रेविटी को वाइब्रेशन मोड के अंदर ले आती है, यानी कि ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक, आज तक सबसे प्रॉमिसिंग फ्रेमवर्क होने के बावजूद 1970s में लेनर्ड सस्किंड ने प्रपोज किया, मजीद साइंटिस्ट ने भी, और अब इसकी जो सबसे एडवांस फॉर्म है उसको एम थ्योरी बोलते हैं। आज तक इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें मौसूल नहीं हुआ, ये हम बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पाए। और ये एक और मिस्ट्री है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर इख्तिताम को पहुँच गए, पार्ट 4, जो कि बहुत ही एडवांस फिज़िक्स है। उम्मीद है कि मैंने एनालॉजीज़ के ज़रिए आपको समझाने की ठीक कोशिश की होगी। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको पेपर में आएगा इन स्लाइड्स के अंदर से, तो आप उसको हल करने के काबिल होंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।